Hello, friends. I hope you guys are doing well. And today we will cover 5th of July current affairs, all the important news along with the static GK as we did in our earlier classes. So, guys, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. Let's talk about the first news. So, Dick Schoof has been sworn in as the Netherlands' new PM. So, Dick Schoof को बनाया गया है न्यू पीएम ऑफ नीदरलैंड. ये एक्स स्पाई चीफ रह चुके हैं और अब ये नीदरलैंड के न्यू पीएम बने हैं. ठीक है. नीदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो ये एक यूरोपियन कंट्री है या इसको डच नेशन भी कहा जाता है. ऑब्वियसली ये एक जो हम कह सकते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती हैं आपकी वो है. और ये इसकी कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है. ये जो पार्टी बनी है जो पीएम बनी है यहाँ पर भी 4 पार्टीज का अलायंस हुआ है. उसके बाद नीदरलैंड के ये न्यू पीएम इलेक्ट हुए हैं. नीदरलैंड्स में इम्पोर्टेंट आ जाता है द हेग. द हेग में आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट है आईसीजे एंड आईसीसी का हेडक्वार्टर. सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर हेडक्वार्टर्ड इन द हेग नीदरलैंड्स. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यूएन का एक ऑर्गन है. ऑल यूएन के टोटल कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं जिसमें से एक ऑर्गन है आईसीजे विच इज हेडक्वार्टर्ड इन द हेग. और यहाँ पर 15 जजेस. स्ट्रेंथ कितनी है? यहाँ पर 15 जजेस की स्ट्रेंथ है जिनका टेन्योर 9 इयर्स होता है. दलबीर भंडारी जी इज एन इंडियन जज जो वहां पर अपॉइंट किए गए हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने नीदरलैंड्स के बारे में जाना, यहाँ के न्यू पीएम के बारे में जाना. अब हम कुछ न्यू अपॉइंटमेंट या रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं. मार्क रूटे. मार्क रूटे हैज बीन अपॉइंटेड एज नाटो सेक्रेटरी. एंड यू गाइज विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ईयू काउंसिल के न्यू हेड किसको अपॉइंट किया गया है. ठीक है. मार्क रूटे अपॉइंट हुए हैं नाटो के न्यू सेक्रेटरी और इन्होंने रिप्लेस किया है जॉन स्टॉल्टेनबर्ग को. उसके पहले इब्राहिम राइजी जो हैं जो कि प्रेसिडेंट थे ईरान के, इनकी ही हैज बीन डाइड. एंड मोइजू, मोहम्मद मोइजू, ये ही इज मालदीव्स पीएम. ये इनवाइट किया गया, इनको इनवाइट किया गया था पीएम मोदी के ओथ टेकन सेरेमनी में. वहां पर भी इन्होंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया. एंड पीएम शेरिंग जो है वो भूटान के पीएम है. और लुइस मॉन्टेनेग्रो जिनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था वो पोर्चुगल के पीएम है. तो ये कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं. नीदरलैंड के न्यू पीएम के बारे में मैंने आपको बताया, नीदरलैंड के बारे में मैंने आपको बताया. Now let's see the location of Netherlands in map. So you can see here that it is Netherlands and Netherlands की कैपिटल हो जाएगी एम्स्टर्डम. नो यहाँ पर है आपका नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल और इन दोनों के बीच कौन सी स्ट्रेट लाई करती है? स्ट्रेट ऑफ डोवर लाई करती है. नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ डोवर लाई करती है. बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. Then let's move to the next news. It is about South Africa. और साउथ अफ्रीका ने अभी क्या किया है कि जो राइनोज होते हैं तो राइनोज की बहुत ज्यादा पोचिंग की जाती है. क्यों की जाती है पोचिंग? उनके हॉर्न्स के लिए उनकी पोचिंग की जाती है. तो राइनो हॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए और वी कैन से कोचिंग पोचिंग को कर्ब करने के लिए राइनो हॉर्न्स को साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिव बना दिया है. अब रेडियो एक्टिव बनाने का क्या मतलब हुआ? रेडियो एक्टिव बनाने का मतलब ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द राइनो इट्स हिज हॉर्न्स विल बी यूजलेस. ठीक है, उसके हॉर्न्स जो हैं वो यूजलेस हो जाएंगे. और उसके बाद इसके लिए इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया है? राइसोटॉप टेक्नोलॉजी को इन्होंने यूज किया है और रेडियो एक्टिव चिप को इंसर्ट किया है इन द हॉर्न्स ऑफ राइनोस. देन ये जो मिशन है ये इन्होंने कब स्टार्ट किया था? तो ये मिशन साउथ अफ्रीका ने 2021 में स्टार्ट किया था और इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या दिया है? राइसोटोप इस टेक्नोलॉजी का नेम दिया है. आफ्टर द डेथ ऑफ rhinos their horns will become useless as I told you, so that poaching can be prevented and rhinos population will increase. I will tell you what are the different species of rhino that exist on this earth and वो IUCN में किस कैटेगरी के अंडर रखी गई हैं, यानी कि वो वल्नरेबल हैं, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं या फिर क्या है. सबसे पहले हम इंडियन राइनो की बात करते हैं. इंडियन राइनो इंडिया में पाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. कहाँ पर पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, पोबिटोरा नेशनल पार्क इन असम, मानस नेशनल पार्क इन असम एंड ओरांग नेशनल पार्क इन असम. तो यहाँ पर राइनो, इंडियन राइनो पाया जाता है. एंड देन अनदर वन इज दुधवा नेशनल पार्क इन यूपी.
इंडियन राइनो जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, यानी कि ये पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, बट येस दीज आर वल्नरेबल, तो इनको हमें प्रिवेंट करना होगा पूरी तरह एक्सटिंक्ट होने से। इंडियन राइनो विजन जो है वो हमने 2020 में लॉन्च किया था, सो दैट हम राइनोज की पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। और रोहित शर्मा ने, ठीक है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप से अभी रिटायरमेंट भी लिया है, तो रोहित शर्मा ने रोहित फॉर राइनो कैंपेन भी लॉन्च किया था। तो राइनो, इंडियन राइनो के बारे में आपने देखा, इसको, इसका कैटेगरी याद रखना है, आप वी कैन से कि ये वल्नरेबल है IUCN कैटेगरी में। और IUCN आपका जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है, और IUCN एक रेड लिस्ट प्रिपेयर करता है, रेड डेटा बुक तैयार करता है, जो बताती है कि कोई भी फोना या फिर फ्लोरा स्पीसी वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, या फिर वी कैन से अभी डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये सभी चीजें, ये पॉइंट्स जो हैं किसी भी फ्लोरा या फोना स्पीसीज के बारे में आपको IUCN बताता है। देन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर आपका यूपी में बनेगा, नीलगिरी तहार कंजर्वेशन सेंटर तमिलनाडु में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो है वो आपकी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, एंड हॉर्नबिल्स आपके पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में, क्रोकोडाइल आपके पाए जाते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क इन ओडिशा में। ठीक है, तो याद रखना भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में कहाँ है, और आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं सभी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर करूंगी कि कोई भी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, now you can see here that what are the different species of rhino that exist on earth. First one is white rhino, जिसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है और इसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। देन नेक्स्ट इज ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो, जो कि इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि ऑल्दो दे आर वल्नरेबल बट वी आर डूइंग समथिंग, और वी आर trying or we are making efforts to prevent them. Then next is black rhino. Black rhino की population भी धीरे धीरे increase हो रही है, although they are critically endangered as per the IUCN status. देन जावन राइनो, जावन राइनो जावा आइलैंड पर पाए जाते हैं। जावा और सुमात्रा आइलैंड आपकी इंडोनेशिया के पास लाई करते हैं, और वी कैन से इंडोनेशिया में लाई करते हैं, जहाँ पर जावा आइलैंड पर जावन राइनो पाया जाता है, जिसकी पॉपुलेशन स्टेबल है, सिर्फ जावन आइलैंड पर पाया जाता है, इसलिए 76 है इसका नंबर, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एज पर द IUCN स्टेटस। देन नेक्स्ट है सुमात्रन राइनो। सुमात्रन राइनो सुमात्रन आइलैंड पर पाया जाता है, और इसकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज होती जा रही है धीरे धीरे, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यू कैन सी हियर कि जिसके जितनी पॉपुलेशन कम है या डिक्रीज हो रही है या स्टेबल है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एज पर द IUCN स्टेटस। बट रिमेंबर वन पॉइंट दैट ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इंक्रीज इसकी हो रही है पॉपुलेशन, ऑल्दो दिस इज वल्नरेबल, और इंडियन राइनो भी वल्नरेबल है। देन व्हाट इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हमने साउथ अफ्रीका के बारे में बात की, तो हम बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका में एक अफ्रीका का जब आप मैप देखेंगे, तो इसमें आप यू कैन सी हियर दैट इट इज अ काइंड ऑफ हॉर्न जो अलग से बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ है, ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एंड इसके अंदर 4 कंट्रीज लाई करती है, जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया। जिसको याद करने की ट्रिक है सीड, सीड नेशंस लाई करते हैं, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। तो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इट इज अ लार्ज पेनिनसुला एंड जियोपॉलिटिकल रीजन इन ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका आपके सदर्न मोस्ट रीजन में लाई करता है अफ्रीका के, और ईस्ट अफ्रीका में आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिलेगा, जिसमें 4 नेशंस हैं, जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। Then let's move to the next news. It is about the Tree Man of Telangana. So, Tree Man of Telangana का अवार्ड किसको मिला है? ट्री मैन ऑफ तेलंगाना का अवार्ड मिला है सिंगारेनी CMD बलराम को। किसको मिला है? सिंगारेनी CMD बलराम को। ही इज अ CEO ऑफ SCCL कंपनी, जो कि कॉल फील्ड्स के लिए काम करती है, और इनको ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि जब भी ये कंपनी जो है, इन्होंने जब भी कोल माइनिंग की है, तब इन्होंने बहुत से प्लांट्स जो हैं उनको प्लांट किया है। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने एफोरेस्टेशन का काम किया है। सो इन्होंने 35 मिनी फॉरेस्ट्स बनाई हैं इन सिक्स डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना, एंड देयरफॉर ही हैज बीन अवॉर्डेड विद द ट्री मैन ऑफ तेलंगाना अवार्ड। ये अवार्ड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है? ये अवार्ड दिया जाता है बाय ग्रीन मैपल्स फाउंडेशन।
विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट। और किसके क्यों दिया जाता है, मतलब ये अवार्ड ऐसा क्यों है कि ट्री मैन ऑफ तेलंगाना का अवार्ड दिया जा रहा है? तो वो दरीपल्ली जी के नाम पर दिया जाता है। ही वॉज अ पर्सन फ्रॉम तेलंगाना जो कि जिन्होंने एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया है, बहुत से सेपल्स इन्होंने प्लांट किए हैं, एंड इनको ट्री मैन ऑफ तेलंगाना भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। और किसको मिला है 2024 में? सिंगारेनी सीएमडी बलराम को मिला है। क्यों मिला है? बिकॉज उन्होंने बहुत से प्लांट्स जो हैं उनको प्लांट किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो न्यूएस्ट स्टेट है, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तेलंगाना न्यूएस्ट स्टेट है जो कि 2 जून 2014 को बनी थी। यहाँ पर सीएम हो जाएंगे रेवंत रेड्डी जी, जिनका अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ था। और यहाँ पर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी भी है। टोबैको को तेलंगाना ने बैन कर दिया है। ये न्यूज़ हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और ये न्यूज़ आप तेलंगाना से याद रखिएगा कि तेलंगाना में टोबैको बैन हो चुका है। यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, या यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो तेलुगु है और उर्दू है। देन व्हाट आर द रिवर्स? जो यहाँ मेन रिवर्स जो यहाँ से फ्लो करती हैं वो है कृष्णा एंड मंजरा। कृष्णा एंड मंजरा। एंड कृष्णा रिवर के ऊपर आपका नागार्जुना सागर डैम भी बना हुआ है। ठीक है। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट नेम्स एंड अवार्ड्स जो उनको अवार्ड किए गए हैं। तो मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, लास्ट सेशन में, कि शाहरुख खान जो है उनको लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है। बैंक ऑफ इंडिया को अटल पेंशन योजना अवार्ड मिला है। अरुंधति रॉय को मिला है पेन प्रिंटर अवार्ड 2024। विनोद गनात्रा को मिला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वेलायन सुब्बिया को मिला है एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड जेनी अर्पेनबेक को मिला है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2024। सो जेनी अर्पेनबेक का नेम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है, और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ओके, now let's move to the next news. It is about आंध्र प्रदेश। एंड आंध्र प्रदेश के जो न्यू सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। क्या नाम है? एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। अब इसका ना यहाँ पर एनटीआर की फुल फॉर्म क्या है? एनटीआर स्टैंड्स फॉर एनटी रामाराव, जो कि तेलुगु फिल्म मूवीज के फिल्म मेकर हुआ करते थे और आंध्र प्रदेश के 3 बार सीएम भी रह चुके हैं। तो उनके नाम पर ये एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश सीएम ने लॉन्च की है, जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। और इस स्कीम के लिए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन किया है ₹4,408 करोड़ का। अब इस स्कीम के अंडर क्या होगा? तो पेंशन स्कीम है ये एक। तो पेंशन स्कीम के अंडर ये लोग क्या करेंगे? जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या जो भी आपके मछुआरे होते हैं, या जो भी विडोज हैं, उन सभी को जो भी पेंशन गवर्नमेंट देती है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। तो पेंशन जो है अभी तक 3000 पर मंथ मिलती थी, उसको इंक्रीज करके 4000 पर मंथ कर दिया गया है। अगर कोई पार्शियली डिसेबल्ड पर्सन है उसकी पेंशन पेंशन को 3000 पर मंथ से 6000 पर मंथ कर दिया गया है। और जो फुल्ली डिसेबल्ड पर्सन है, यानी कि पूरी तरह जो डिसेबल्ड है, उसकी पेंशन को 15,000 पर मंथ कर दिया गया है। तो ये है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, जिसके अंडर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जो भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को इंक्रीज किया है। देन लेट्स टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये ऐसी पहली स्टेट थी जिसको लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया था इन द ईयर 1953, और इनको ऑफिशियल स्टेटहुड का स्टेटस मिलता है 1956 में। Which was the first state made on the basis of language? That was Andhra Pradesh, in which year? In 1953. यहाँ पर न्यू सीएम अपॉइंट हुए हैं चंद्रबाबू नायडू जी। यहाँ पर न्यू डिप्यूटी सीएम बने हैं पवन कल्याण जी। और यहाँ पर न्यू गवर्नर जो है वो है अब्दुल नाजीर जी। अब्दुल नजीर यहाँ पर गवर्नर है। यहाँ से क्लासिकल डांस फॉर्म जो एग्जाम्स में पूछी जाती है वो है कुचिपुड़ी। और इन टोटल आपके 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। कुचिपुड़ी जिसमें से एक है जो कि आंध्र प्रदेश से है, और कलमकारी आर्ट फॉर्म भी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी इंपॉर्टेंट है और कलमकारी आर्ट फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द
Next thing that we have to do, it is about different schemes which are in news. So what are those different schemes? तो एक मैं आपको यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है जो अभी न्यूज़ में है और कहाँ पर वो लॉन्च की गई है या किस स्टेट में उनको लॉन्च किया गया है वो बता देती हूँ। बूस्ट गर्ल्स एजुकेशन स्कीम एंड कर्ब द चाइल्ड मैरिज स्कीम, यहाँ ये असम में आई है। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। इंडिया की फर्स्ट विडो रिमैरिज इंसेंटिव स्कीम झारखंड में आई है। कैंपेन टू एरेडिकेट द फिलेरियोसिस यूपी में स्टार्ट हुआ है। एंड पेइंग गेस्ट स्कीम टू प्रमोट द टूरिज्म यूपी में आई है इन अयोध्या। एंड अबुआ आवास योजना हाउसिंग स्कीम आई है झारखंड में। तो ये है कुछ डिफरेंट स्कीम जो कि न्यूज़ में है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर न्यूज़, इट इज अबाउट द झारखंड। तो झारखंड में अभी तक सीएम कौन थे? चंपाई सोरेन जी थे। और चंपाई सोरेन ने किसको रिप्लेस किया था? हेमंत सोरेन को रिप्लेस किया था। बट नाउ हेमंत सोरेन विल रिटर्न एज झारखंड सीएम एंड चंपाई सोरेन विल रिजाइन, और चंपाई सोरेन हैज रिजाइंड। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? तो हेमंत सोरेन जी के ऊपर लैंड स्कैम के केसेस, लैंड स्कैम का जो केस है वो चल रहा था, और इसके चलते इनको ईडी, दैट इज आपके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, सॉरी ईडी जो होते हैं, उन्होंने इनको अरेस्ट किया था। और ये जनवरी में हुआ था। ठीक है, सोरेन जी को, हेमंत सोरेन को ईडी ने जनवरी में अरेस्ट किया था, और तभी इनको रिजाइन करना पड़ा था। नाउ एंड फरवरी में, ठीक है, जनवरी में इनको अरेस्ट किया गया। फरवरी में चंपाई सोरेन जी को न्यू एज अ न्यू सीएम ऑफ झारखंड अपॉइंट किया गया था। बट अब हेमंत सोरेन जी को क्या मिल गई है? बेल मिल गई है। तो बेल मिल जाने के कारण अब ये जो है अपना टेन्योर एज अ सीएम कंप्लीट करेंगे और झारखंड के 13 सीएम बनेंगे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या किस पार्टी के लीडर हैं? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के लीडर हैं, और ये 3 बार झारखंड के सीएम रह चुके हैं। फर्स्ट इन 2013, नेक्स्ट इन 2019, और अब ये एज अ 13 सीएम ऑफ झारखंड अपॉइंट होंगे इन द ईयर 2024। तो इनका वापस से अपॉइंटमेंट होगा एज अ सीएम ऑफ झारखंड। एंड चंपाई सोरेन जी कर चुके हैं रिजाइन। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर सेम है, जिनका रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुआ था, सीपी राधा कृष्णन जी। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है सरहूल फेस्टिवल। नाउ लेट्स डिस्कस सम कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड पॉइंट्स। सीएम जब भी अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो वो गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, और सीएम के लिए आर्टिकल होता है 164। अगर सीएम अपना रेजिग्नेशन देंगे गवर्नर को देंगे, प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन देंगे तो प्रेसिडेंट को देंगे। सीएम के लिए आर्टिकल है 164, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द सीएम विच जिसका काम क्या होता है? एडवाइस टू द गवर्नर। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं? दे एड एंड एडवाइस द गवर्नर अंडर आर्टिकल 163। सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक ओथ अंडर द प्लेजर ऑफ गवर्नर, और अपना रेजिग्नेशन भी ये गवर्नर को ही देते हैं। एंड पीएम के लिए आर्टिकल आता है 75, एंड पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आर्टिकल आता है 74। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 163, 164 एंड 74, 75। 74, 75 पीएम रिलेटेड है या सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल से रिलेटेड है, एंड 163, 164 सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड है एट द स्टेट लेवल। नाउ लेट्स मूव टू another news that you can see here कि हेमंत सोरेन will return as Jharkhand CM, चंपाई सोरेन to quit। and ये कब चंपाई सोरेन कब बने थे सीएम? तो ये 152 डेज का इनका सीएम का टेन्योर रहा है। इन्होंने 2 फेब को ओथ ली थी एज द सीएम ऑफ झारखंड, और ये 3 जुलाई को अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं, और ये 152 डेज तक सीएम रहे हैं। कितने दिन तक रहे हैं? 152 डेज तक सीएम रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम न्यू सीएम्स जो कि डिफरेंट स्टेट में बने हैं। आंध्र प्रदेश में न्यू सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू, वी हैव ऑलरेडी रेड दिस। अरुणाचल प्रदेश में बने हैं पेमा खांडू जी, और पहले भी हुए थे और वापस से इन्हीं का यही री इलेक्ट हुए हैं। असम में बने हैं हेमंता बिश्वा शर्मा जी। गोवा में आए हैं प्रमोद सावंत जी। एंड हरियाणा में नायाब सिंह सैनी न्यू सीएम बने हैं। मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायाब सिंह सैनी यहाँ पर न्यू सीएम बने हैं। Now let's talk about the next news. So India hosts 46th UNESCO World Heritage Committee session.
तो जैसे हर साल कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी कुछ ना कुछ मीटिंग्स होती है और वो कहीं ना कोई पर्टिकुलर नेशन होस्ट करता है। दिस ईयर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन जो होगा वो 46th एडिशन उसका होगा और इसको होस्ट करेगा इंडिया एट भारत मंडपम इन दिल्ली। भारत मंडपम इन दिल्ली में G20 भी आपकी होस्ट की गई थी बाय इंडिया। G20 2023 होस्ट की गई थी और यहाँ पर नटराज का स्टेचू है जो कि ब्रोंज का बना हुआ है। इसका लास्ट सेशन जो हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो लास्ट सेशन हुआ था 45th सेशन जो हुआ था वो सऊदी अरब में हुआ था और 46th सेशन इसका अब इंडिया में होगा। नाउ व्हाट इज यूनेस्को? सो यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे बिकॉज इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है? और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1945 में इट वाज फाउंडेड इन लंदन और 1946 में ये अपना काम स्टार्ट करता है, या हम कह सकते हैं 1945 टू 46 में इसका फाउंडेशन ईयर है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसकी हेड हो जाएंगे ऑड्रे अज़ाउले जी और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 195। इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी वो 1972 में हुई थी और दिस ईयर इसकी 46 समिट होने जा रही है इंडिया में। ये किसके लिए काम करता है? तो जो भी हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, जो कि एक अपना जिनका एक पर्ट क्या है, जिनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, कल्चरल या फिर जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो रखती हैं, ऐसी हेरिटेज साइट्स को कंजर्व करने का काम यूनेस्को करता है। इंडिया से यूनेस्को साइट्स टोटल 42 हैं, जिसमें जो न्यूएस्ट है यानी कि 41st एंड 42nd है आपकी शांति निकेतन एंड होयसाला टेम्पल। अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है असोम डायनेस्टी को, कि असोम डायनेस्टी को भी ऐड किया जाना चाहिए इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इंडिया से टोटल हो जाएंगी 42, 41st एंड 42nd शांति निकेतन एंड होयसाला टेम्पल। मिक्स्ड साइट इंडिया से सिर्फ एक है जो कि है कंचनजंगा इन सिक्किम। एंड इनटेंजिबल साइट्स इंडिया से हैं 15, जिसमें लेटेस्ट है गरबा। गरबा डांस फॉर्म इससे पहले थी दुर्गा पूजा ऐड की गई थी, उसके बाद लेटेस्ट जो ऐड हुई है वो गरबा डांस फॉर्म है। इंटेंजिबल यानी कि जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है, तो बट ये एक अपना कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती हैं और इनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए और इसीलिए इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया। मैक्सिमम यूनेस्को साइट्स आपकी इटली से हैं और चाइना से हैं। अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें G7 समिट पूछी जा सकती है जो कि 2024 में इटली में कंडक्ट की गई। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 जर्मनी में हुई और 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जिनीवा स्विट्जरलैंड में हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड रिसेंट सेशंस हैं और कॉन्फ्रेंस हैं जो कि मैंने आपको बताई है कहाँ पर होस्ट की गई है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट इंडिया। India successfully test fires new generation anti-radiation missile रुद्रम 1। तो रुद्रम 1 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि इसको किसी भी कंट्री का रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? इसको रडार सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका नाम रखा गया है रुद्रम 1। और ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि ये इंडिया की ऐसी पहली मिसाइल है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप की गई है। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड है इसकी 2 मैक एंड इट इज एयर टू सरफेस मिसाइल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू एयर नहीं है, ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। और ये इसको टेस्ट किया गया है सुखोई एयरक्राफ्ट से। किससे इसको टेस्ट किया गया? इसको सुखोई एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया है और ये जीपीएस सिस्टम के ऊपर वर्क करती है। इसको रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसकी रेंज हो जाएगी 500 मीटर से 15 किलोमीटर और इसकी मैक्सिमम रेंज हो जाएगी 250 किलोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1, आप इसका नाम याद रखना, और इंडिया ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है और इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी स्पीड इंपॉर्टेंट है 2 मैक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। यू कैन सी हियर इन दिस इमेज दैट दिस इज रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑफ इंडिया। ऐसी कुछ सिमिलर मिसाइल्स जो डिफरेंट नेशंस के पास हैं वो है AGM-88 जो कि यूएसए के पास है, ये भी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। देन KH-58 ये रशिया के पास है। देन FT-2000 ये चाइना के पास है। एंड अलार्म यूके, ये आपकी अलार्म जो है वो यूके के पास है। ये सभी एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ये हैं इनके डिफरेंट नेशंस जिनके जहाँ पर ये डेवलप की गई है। देन
नेक्स्ट इट इज अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स जो इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट फायर की हैं। उसमें है रुद्रम 2 मिसाइल जिसको डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया। S-400 मिसाइल जो कि इंडिया ने रशिया से ली है और ये पूरा का पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, एक मिसाइल नहीं है बल्कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और यहाँ इसके थ्रू आप मल्टीपल टारगेट्स को रख सकते हो। इससे मल्टीपल मिसाइल्स जो है निकलती हैं और ये डिप्लॉय की गई है LAC पर, दैट इज योर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है। गौरी मिसाइल रिसेंटली टेस्ट फायर की है पाकिस्तान ने। खैबर मिसाइल की है ईरान ने और अग्नि मिसाइल है इंडिया की। So these are the important missiles which I have discussed here. Then what is the next news? Next news is about नीति आयोग और नीति आयोग ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, संपूर्णता अभियान। क्या लॉन्च किया है? संपूर्णता अभियान। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो संपूर्णता अभियान सभी कंप्लीट, एक तरह का क्या है, कंप्लीटनेस कैंपेन है। क्या नाम दिया गया है इसको? कंप्लीटनेस कैंपेन। 2018 में नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जहां पर इनका एम था कि हमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं इंडिया की जिसको हमें क्या बनाना है, फुल्ली फैसिलिटेटेड बनाना है या उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। 2023 में सिमिलर इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया ब्लॉक्स के लिए, जिसका नाम था एस्पिरेशनल ब्लॉक इनिशिएटिव, जिसके अंडर इन्होंने 500 ब्लॉक को कवर किया फॉर दियर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाउ अब सभी ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए ये संपूर्णता अभियान नीति आयोग ने लॉन्च किया है, जो कि 3 मंथ का कंप्लीटनेस कैंपेन होगा। नाउ यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है नीति आयोग। नीति आयोग ने कैंपेन लॉन्च किया संपूर्णता अभियान, ये सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और नीति आयोग इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था और ये रिप्लेस करता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन आई थिंक 1953 में बनी थी और नहीं 1950 में बनी थी या फिर, आई विल चेक वंस एंड देन आई विल टेल यू। सो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को और ये इसके चेयरपर्सन होते हैं PM, आपके प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं और वाइस चेयरपर्सन है इसमें सुमन बेरी और CEO है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नीति आयोग को लेकर आपको याद रखने हैं। नीति आयोग के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Then next news is about Indian Gore. Indian Gore sighted in NSTR after decades. NSTR क्या है? NSTR is नागार्जुन श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और यहाँ पर काफी लंबे टाइम से इंडियन गोर, जिसको हम वाइल्ड कैटल भी कहते हैं, वो काफी टाइम से नहीं देखने को मिला था, बट रिसेंटली इट हैज बीन साइटेड ओवर देयर। इसका साइंटिफिक नेम होता है बॉस्कोरस और इसका कॉमन नेम होता है इंडियन गोर। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है और ये नागार्जुन श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में काफी लंबे समय के बाद देखा गया है। अब NSTR कहाँ पर लाई करता है? तो ये नल्लमाला हिल्स के ऊपर लाई करता है इन आंध्र प्रदेश और ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ये क्वेश्चन क्लैट में भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, दैट इज नागार्जुन श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व। देन आपका एवरग्रीन एंड डिसीडुअस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये टाइगर रिजर्व लाई करता है कृष्णा रिवर के ऊपर। ठीक है, इंडियन गोट जो है आपको सदर्न एशिया में मिलते हैं और ये साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं, बट काफी लंबे समय से ये नहीं देखने को मिले थे, इसलिए ये न्यूज में है क्योंकि डेकेड्स के बाद ये देखने को मिले हैं। Let's move to the next news. Next news is about Hardik Pandya, and Hardik Pandya has been crowned as T20I all-rounder after T20 World Cup final. Heroics. So T20 World Cup हुआ, आप सभी ने देखा, इंडिया जीता, 7 रन से जीता, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीते हैं हम लोग और साउथ अफ्रीका को हमने हराया है और फाइनल मैच हुआ था बारबाडोस में। जो T20 वर्ल्ड कप है वो USA और वेस्ट इंडीज में कंडक्ट किए गए। फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था और तब भी इसको इंडिया ने जीता था और दिस टाइम 2024 में भी इसको इंडिया ने जीता है और यहाँ पर ऑलराउंडर का अचीवमेंट अचीव किया है हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या को ये अचीवमेंट मिला है बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा खेला है T20 वर्ल्ड कप में। उसके अलावा यू कैन सी हियर कि कुलदीप यादव जिन्होंने 10 विकेट्स लिए थे, उनको बॉलिंग में रैंकिंग नंबर 8 मिली है और जसप्रीत बुमराह को टेस्ट रैंकिंग में रैंकिंग
चेस रैंकिंग में जो बॉलिंग है वहाँ पर नंबर 1 रैंकिंग मिली है। तो इम्पोर्टेंट वन इज हार्दिक पांड्या की T20I ऑलराउंडर इनको अनाउंस किया गया है आफ्टर T20 वर्ल्ड कप फाइनल हीरोइक्स। बस इतना इम्पोर्टेंट है और T20 वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है। एंड दिस न्यूज इज अबाउट विस्की ब्रांड अमृत, जो कि एक इंडियन विस्की ब्रांड है और इसको वर्ल्ड की बेस्ट विस्की अनाउंस किया गया है एट 2024 इंटरनेशनल स्पिरिट्स चैलेंज। सो वर्ल्ड की बेस्ट विस्की का वी कैन से टैग जो है वो इंडियन विस्की ब्रांड अमृत को मिला है। और यहाँ से आप याद रख सकते हैं जुडीमा राइस। जुडीमा राइस का जीआई टैग असम के पास है और जुडीमा राइस का यूज किया जाता है विस्की बनाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से जुडीमा राइस। और ये एक छोटी सी वन लाइनर थी जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है कि इंडियन विस्की ब्रांड अमृत को वर्ल्ड की बेस्ट विस्की का टैग दिया गया है और इसको वर्ल्ड की बेस्ट विस्की बताया गया है। सो यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है और हम ऐसे ही सेशंस आगे भी लेकर आएंगे। जो भी हमारे सेशंस लेफ्ट हैं 6, 7, 8 एंड 9 जुलाई की, वो भी मैं कवर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ like to like the video and share this as much as possible because ये काफ़ी important वीडियो सेशंस हैं। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके कवर करते हैं और ये आई थिंक ये मोर देन इनफ है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। So please share this as much as possible and subscribe to my channel, like my videos, and we will meet in the next session. Thank you so much guys. Till then, uh, goodbye.